हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो चैप्टर पढ़ा इससे पहले कॉन्टिन्यूटी और अभी हम जो बात कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, आपने देखा होगा बुक में ये चैप्टर एक साथ ही दिया जाता है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे। इन पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे। वैसे तो ये 4 पॉइंट नहीं है, सिर्फ मेन तो एक ही पॉइंट है। बस इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आपको क्लियर करता हूँ क्या है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी बट नॉट सफिशिएंट। क्या मतलब है इसका? किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी की। मतलब अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है तो पहले उसे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। मगर कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट का क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है मगर काफी नहीं है। काफी नहीं है, इसको कैसे समझेंगे? आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आईआईटी जेई का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बोर्ड के अंदर आपके एक मिनिमम परसेंटेज की कंडीशन है। जैसे ये कह दिया जाए कि बोर्ड के अंदर 75% सभी कैंडिडेट के लिए सेम कंडीशन, मैं एक बार मान के चल रहा हूँ कि 75% कंडीशन जो है बोर्ड के अंदर वो आईआईटी जेई ने लगा रखी है कि आईआईटी जेई के लिए एडमिशन के लिए सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट के बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स होने जरूरी है। तो वो 75% मार्क्स जो है उसे आप कॉन्फिडेंट समझ लीजिए। मगर 75% किसी बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको अगर आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, आईआईटी के अंदर सिलेक्शन जो है उसे आप डिफरेंशियबिलिटी समझ सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर पहले बोर्ड के अंदर 60% मार्क्स है, वो कॉन्टिन्यूटी है, और उसका आईआईटी का जो एग्जाम है वो क्लियर करना वो डिफरेंशियबिलिटी है। उसका आईआईटी में सिलेक्शन होना वो डिफरेंशियबिलिटी समझ सकते हैं। अब देखिए, किसी भी स्टूडेंट के अगर बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स है तो ही वो आईआईटी जेई में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। मगर सिर्फ 75% मार्क्स जरूरी नहीं है, उसको एक दूसरा टेस्ट जो है आईआईटी जेई का एडवांस का वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी उसका एडमिशन होगा। तो मतलब कंडीशन जरूरी है कॉन्टिन्यूटी, जैसे यहाँ पे बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स जरूरी है, उसी तरह से ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन जरूरी है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। बट अगर किसी के सिर्फ 70% मार्क्स है, उसका टेस्ट क्लियर नहीं है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी बच्चे का कॉन्टिन्यूटी है तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर इसके 75% मार्क्स है तो जरूरी नहीं है कि उसका आईआईटी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आईआईटी के अंदर उसको एडमिशन लेने के लिए दूसरा टेस्ट है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहला उसने बोर्ड का मार्क पेपर में से 75% ले लिए, उसके बाद उसने आईआईटी जेई का जो मेन एडवांस का एग्जाम है उसको उसने कट ऑफ को क्लियर कर लिया, तब उसका एडमिशन हो जाएगा आईआईटी जेई के आईआईटी के अंदर, उसको एडमिशन मिल जाएगा किसी कॉलेज में। बट अगर किसी स्टूडेंट के बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं है, उसके 75% मार्क्स से 1% मार्क भी कम है अगर, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन आईआईटी। उसका उसने एडमिशन के लिए टेस्ट भी दे दिया, ठीक है, मगर उसका रिजल्ट जो भी आया वो फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अगर 75% मार्क्स की बोर्ड की मार्कशीट नहीं है तो हम या वो आईआईटी जेई वाले उस आईआईटी वाले उसको कंसीडर नहीं करेंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, मतलब अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी तो होगी ही नहीं। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी बट नॉट सफिशिएंट। अगर मान लो किसी बच्चे का आईआईटी जेई में एडमिशन हो चुका है, आईआईटी जेई में एडमिशन हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसके दोनों चीजें हो चुकी है। उसने आईआईटी जेई वाला जो आईआईटी के अंदर एडमिशन अगर उसका हो चुका है तो उसने जेई का जो एग्जाम है आईआईटी जेई का वो भी क्लियर कर लिया है। दूसरी बात, उसके बोर्ड में 75% भी जरूर होंगे, नहीं तो क्लियर करने के बाद भी उसका कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिलता। तो अगर मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब श्योर है कि वो 100% कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। यही बातों को मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में बना के लिखा हुआ है। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब किसी के बोर्ड में 75% मार्क्स है, ठीक है,
कॉन्टिन्यूस है कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो उसका आईटी जेई में, आईटी के अंदर एडमिशन होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके लिए फिर उसको डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, वो दूसरा टेस्ट समझ लीजिए आप। वो टेस्ट पहला तो कॉन्टिन्यूटी वाला क्लियर करना पड़ा, वो हो चुका है। अब ये दूसरा टेस्ट उसको क्लियर करना पड़ेगा, वो जो लिमिट का फार्मूला आपको बताया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, वो लिमिट भी अगर एग्जिस्ट करेगी तब जाके वो डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे एफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लिमिट या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो वो एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि भाई अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और अगर फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी की गारंटी दे सकते हो कि हाँ 100% श्योर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस जरूर होगा अगर डिफरेंशिएबल है तो। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये तो सिर्फ मैंने आपको लिखे और बोल के समझा दी, बोल के बता दी कि ऐसा 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 होता है, बट ये क्यों होता है, व्हाई इट इज सो। अब इसका रीजन समझिए, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसका कारण समझते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है। एफ एक्स को हम कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली। हमारी कंडीशन होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू होगी, और एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये दोनों अगर इक्वल आती हैं तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है। अब दूसरी कंडीशन होती है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इसके लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at x is equal to a if and only if limit x approaches to a f of x minus f of a अपॉन x माइनस a, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम फंक्शन को उस पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल बोलते हैं। अब जो मैंने बातें आपको पीछे अभी बताई थी उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि ये पहली कंडीशन हमारी पूरी है कि अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू एफ ऑफ ए के पास जा रही है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एफ ऑफ ए सेम है। यहाँ पर यही चीज देखो, अगर ये वाली कंडीशन पूरी है तो अगर मैं इस लिमिट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि होगी या नहीं होगी, तो जैसे ही x a के पास जाएगा तो इसमें देखिए जो डिनोमिनेटर है x माइनस ए, जैसे x a के पास जा रहा है ये वाली वैल्यू जा रही है जीरो के पास, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के पास जा रही है, ठीक है। अगर x a के पास जा रहा है तो डिनोमिनेटर जीरो के पास जा रहा है। सिमिलरली x अगर a के पास जा रहा है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो f ऑफ x भी f ऑफ a के पास जाएगा, मतलब नोमिनेटर भी हमारा जीरो के पास जाएगा। इसका मतलब जब हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन कि ये जो सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी में ये जो फार्मूला हम लगाते हैं इसमें लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। अगर ये 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है तो हमने लिमिट में पढ़ा था कि हम इस लिमिट को चेक करेंगे, हो सकता है ये लिमिट एग्जिस्ट करे, हो सकता है ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ऐसा नहीं है कि 0/0 फॉर्म बन रही है तो 100% श्योर है लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, उसके लिए हमें फर्दर कुछ मैनिपुलेशन, कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगाने पड़ते हैं जो हमने लिमिट में पढ़े थे। और हो सकता है इसका आंसर मिल जाए हमें, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है ना करे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो लिमिट है अगर ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है तो हम इसके आगे ये नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। हम दो संभावनाएं बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर कर गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं की तो फंक्शन
नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो पहली बात जो मैंने बोली वो यहाँ से मैंने अभी आपको क्लियर की। पहली बात मैंने यही बोली थी कि अगर फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी लिखा था देखो, मे और मे नॉट भी। तो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या होगा। अब देखो अगर x इज इक्वल टू ए पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, दूसरी बात अगर ये मान के चले फंक्शन अगर नॉट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफरेंट आएगी। या हो सकता है ये एग्जिस्ट ही ना करे लिमिट और एफ ऑफ ए के इक्वल, फिर तो आएगी नहीं, बात खत्म हो जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ से डिफरेंट आ सकती है, या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी है तो ये श्योरिटी है कि ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं होंगे, अब देखो जैसे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जाएंगे, x अगर a के पास जाएगा तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारा जीरो के पास जा रहा है श्योरली, बट यहाँ पे नोमिनेटर जो हमारे पास है वो जीरो के पास नहीं जा रहा, वो नॉन जीरो बन रहा है। अगर ये दोनों डिफरेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स और एफ ऑफ ए अगर डिफरेंट है, इसका मतलब ऊपर नोमिनेटर में हमें मिल रहा है नॉन जीरो और नीचे वाली वैल्यू आ रही है जीरो। तो देखो आपको लिमिट में बताया था इसका कोई इलाज नहीं होता, इसकी वैल्यू या तो इनफाइनाइट के पास या माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी ये लिमिट। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसके अंदर ये फंक्शन ये पक्का कंफर्म हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही बात मैंने देखिए सेकंड पॉइंट में लिखी है, चेक कर लेते हैं। अगर फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, आप मैं आपको किसी पॉइंट को बोला, किसी फंक्शन को बोला है कि इस पॉइंट पे चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वहीं रुक जाओ और बोल दो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमने कहा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, चलो इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। अब ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होने की गारंटी है, ये कैसे पता चलेगा, देखिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, श्योर है। अब देखो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है x अप्रोचेस टू a पे, वो जीरो के पास जा रहा है। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो नोमिनेटर में है हमारे पास, ये वाली वैल्यू भी श्योरली जीरो के पास ही जानी चाहिए। अगर ये नोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो के पास नहीं जाएगी तो ये फंक्शन जो है हमारा, ये जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अगर हमने बोला है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये सेकंड वाली जो लिमिट है हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो x अगर a के पास जाएगा, नीचे वाली वैल्यू अगर जीरो के पास जा रही है तो श्योरली नोमिनेटर में जो वैल्यू है वो भी जीरो के पास ही जानी चाहिए। यानी x अप्रोचेस टू a पर एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के पास जानी चाहिए। तो इसमें ये वाली अगर कंडीशन पूरी है तो 100% श्योर है ये कंडीशन तो पूरी होगी ही होगी। यानी कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूस 100% श्योर होगा। इस तरह से हमारे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम रिलेशन बता सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब इसी बात को मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर क्या रिलेशन है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली सोचे तो ग्राफिकली जैसे हम पहले ये मान के चलते हैं, पहली बात कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन ये मान के चल रहे हैं कॉन्टिन्यूस है ए पे, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, इस जगह पे फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होगा अगर कॉन्टिन्यूस है तो, इट इज श्योर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन मैंने लिया और इस पॉइंट पे देखो मैंने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस रखा है, यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं होगा ये श्योर है। मगर
ग्राफ पे इस पॉइंट पे शार्प टर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सपोज कीजिए ग्राफ इस तरह से आ रहा है और फिर ऐसे चला गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे अभी भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने कहा भाई अगर ए पॉइंट पे मैं ठीक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ, तो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे हमारा टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए वही राम कहानी, बी पॉइंट अगर मैं पीछे लूं या बी पॉइंट में आगे लूं, फिर बी पॉइंट को ए के पास लेके जाना है इस कर्व के ऊपर ऊपर चलते हुए, ऐसा नहीं उछल कूद करके कहीं और से चला जाएगा। बी पॉइंट ए के पास जाएगा इस कर्व के ऊपर चलते हुए, तो उस वक्त ये जो पॉइंट जो अपना सीकेंट है वो ऐसे टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह से शेप है तो ये जो टेंजेंट है हमें यूनिक मिलेगा। तो इस पॉइंट पे देखो कर्व पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ, तो मैं पॉइंट बी को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किसी भी तरफ से लेके जाऊं ए के पास पहुंच सकता हूं। और उस पॉइंट ए के पास जब पहुंचेंगे तो ये जो हमारे पास टेंजेंट बनेगा दोनों तरफ से वो सेम भी आ सकता है मगर डिफरेंट भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ये मेरा पॉइंट ए है और इस पे ये मैंने पॉइंट बी लिया, बी को जैसे जैसे मैं ए के पास लेके आ रहा हूँ इस कर्व के ऊपर चलते हुए, तो लास्ट पोजीशन पे जैसे ही बी ए के पास पहुंचेगा तो ये इसकी पोजीशन बनेगी। और अगर मैं बी को यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में रख के इस कर्व के ऊपर चलते चलते ए के पास लेके आऊं, उस वक्त बी जब ए के जस्ट पीछे पहुंचेगा तो ये इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट की, तो ये दोनों डिफरेंट आएंगी, यहाँ पर ये सेम आ रही है। तो मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस है, तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करें तो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर स्मूथ है कर्व वहां पे तो उस जगह पे ग्राफ पे उस टेंजेंट पॉसिबल होगा, अगर कॉर्नर आ रहा है एच बन रहा है तो मतलब उस जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब दूसरी बात करें सेकंड पॉइंट की, कि हमने कहा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा। अगर फंक्शन एफ एक्स मान के चले इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ भाई एक्स इज इक्वल टू ए पर ग्राफ में ब्रेक होगा, टूटा हुआ होगा ग्राफ। वो ग्राफ टूटा हुआ कैसे हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक जैसे ये पॉसिबिलिटी मैंने बनाई, यहाँ पर ए पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। एक और चलो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ में इस पॉइंट पे ब्रेक ऐसे आ सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू कहीं और हो, ठीक है। ये वाला केस भी डिसकॉन्टिन्यूटी का ही है, इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट तो हमारी सेम है मगर एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं, इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट ही हमारी डिफरेंट है। और ये भी हो सकता है कि एफ ऑफ ए पे फंक्शन डिफाइन ना हो, ऐसे चला जाए, इसमें भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर तो मैंने डार्क सर्कल यहाँ दिखा दिया, तो हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है ए कोमा एफ ऑफ ए, इस केस में ए कोमा एफ ऑफ ए यहाँ पर है, इस केस में तो ए पे एफ एक्स नॉट डिफाइन आ रहा है, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कई और भी संभावनाएं हो सकती हैं कि लेफ्ट और राइट लिमिट में से कोई एक लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, जैसे कि ग्राफ इस तरह से चला जाए ऊपर इनफाइनाइट पे, यहाँ पे ए पे, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू हो जाए ग्राफ ऐसे चला जाए। अब अगर कोई भी स्थिति बनती है ग्राफ अगर टूट रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगी। हम डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करेंगे यहाँ पे तो हम कहेंगे भाई ये पॉइंट ए है हमारा, चलो ठीक है। अब बी पॉइंट लोगे अगर आप यहाँ पे और ये हमारा सीकेंट होगा, तो टेंजेंट बनाने के लिए बी को इसके ऊपर चलते हुए ए पे पहुंचाना है, तो टेंजेंट देखना है क्या मिलेगा। तो इस वाले पहले वाले केस में अगर बी को मैं राइट साइड पे ले रहा हूँ ए के, तो मैं इस कर्व के ऊपर चलते चलते यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। मतलब मुझे इस केस में जो फर्स्ट वाला केस दिखाई दे रहा है, इट इज केस नंबर 1, इसमें हमें ये राइट साइड से अगर बी ए के पास जाएगा तो राइट डेरिवेटिव यानी इस लाइन की स्लोप मिलेगी या मिल सकती है।
फाइनाइट आ सकती है, इनफाइनाइट भी जा सकती है। बट अगर पॉइंट बी मेरा यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं कर्व के ऊपर ऊपर चलते हुए कभी भी इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बी को ए के पास पहुंचाना है मगर कर्व के ऊपर चलते हुए जाना है। तो इस केस में अगर ऐसी पोजीशन होगी तो सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इवन सीकेंट ही नहीं बनेगा। बी को सीधा मैं ए से मिलाऊंगा तो ऐसे ये सीकेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बी को ए के पास ले जाना पॉसिबल नहीं होगा अगर यहाँ पे ब्रेक आ रहा है इस तरह से। मतलब ये हुआ कि अगर इस केस में आप राइट डेरिवेटिव देखें वो एग्जिस्ट कर सकता है, मगर लेफ्ट की तो श्योरिटी है 100% की वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है इस तरह से, जैसे केस नंबर 2 की बात करें, ये वाला केस, इसमें तो ना तो लेफ्ट डेरिवेटिव मिल पाएगा और ना ही राइट डेरिवेटिव मिल पाएगा, क्योंकि सेकंड से टेंजेंट बनाने के लिए ग्राफ के ऊपर ऊपर चलते हुए पॉइंट बी को मुझे इसके ऊपर लेके जाना है, ए पे, ए के पास लेके जाना है, तो वो जा ही नहीं पाएगा, ना ही लेफ्ट साइड से और ना ही राइट साइड से। मतलब इस केस में हमारा ना तो लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ना ही राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। सेम बात इसमें होगी, इसमें तो एफ ऑफ ए ही बेचारा पता नहीं कहाँ है, तो कैसे हम ए पे फंक्शन को लेके जाएंगे, बी को ए के ऊपर लेके कैसे जाएंगे जब हमें यही नहीं पता है कि ए कहाँ पर है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी है तो किसी भी तरह से अगर होगी डिसकॉन्टिन्यूटी, तो हम या तो कभी लेफ्ट डेरिवेटिव मिलेगा राइट नहीं मिलेगा, कभी राइट मिलेगा लेफ्ट नहीं मिलेगा, कभी हो सकता है दोनों ही ना मिले। तो मतलब 100% श्योर है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, डिफरेंशियबिलिटी वाली की कंडीशन की मैं बात करूं, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिमिट किसी भी हाल में एग्जिस्ट करने वाली नहीं है। मतलब अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस जगह पे, सॉरी, फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उस जगह पे वो डिफरेंशिएबल किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड में हमने कहा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो सीधी सी बात है भाई, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब हम उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे ठीक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब पॉइंट बी को मैं इस कर्व के ऊपर चलते हुए ए के पास ला सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। पॉइंट बी ए के पास चलता हुआ आराम से आ जाएगा और राइट साइड से भी चल के आने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे एक यूनिक टेंजेंट डिफाइन हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बी पॉइंट को मैं उस कर्व के ऊपर चलते हुए लेफ्ट साइड से ए के पास लेके आऊं चाहे राइट साइड से, वो सेम जगह पे पहुंचेगा, उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन सेम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में 100% श्योरिटी है कि कोई गैप, कोई ब्रेक यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर ब्रेक आ रहा होता तो वही प्रॉब्लम होती, ए के पास बी किसी ना किसी तरह से नहीं पहुंच पाता। अगर यहाँ पे टूटा हुआ था, अगर पहुंच पा रहा है बी ए के पास लेफ्ट साइड से चलते हुए भी, राइट साइड से चलते हुए भी, वहां पे ए पे पहुंचने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। अगर होता तो पॉसिबल नहीं था पहुंचना। इसका मतलब फंक्शन अगर ए पे डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया हो तो हम अब आगे बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। तो इन बातों को हमें ध्यान से अप्लाई करना है हमें। और अगर फंक्शन को किसी जगह पे चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के। अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो हम बोल देंगे वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पर बोला जाएगा कि फंक्शन भाई इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फिर वहां पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो 100% जरूर होगा। तो ये बातों को ध्यान में रखना है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और इनका यूज करके अब हम एग्जांपल्स लेंगे।